हेलो स्टूडेंट्स, हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद दिव्या। आज हम करेंगे एक इम्पॉर्टेंट वीडियो जो कि रहेगा फूड्स एंड न्यूट्रिशन से संबंधित प्रश्नोत्तर। ठीक है, आहार एवं पोषण विज्ञान से संबंधित प्रश्नों को आज हम सॉल्व करेंगे स्टूडेंट। तो इम्पॉर्टेंट वीडियो है, हम इसका मैराथन कर चुके हैं। जिन बच्चों ने नहीं देखा है वो मैराथन वाले प्लेलिस्ट में जाइए। होम साइंस मैराथन करके आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगा, वहां पर आपको सारे मैराथन्स मिलेंगे सारे सब्जेक्ट के, जिसमें मैंने एक कंप्लीट लेआउट आपको प्रोवाइड करा दिया है कि एटलीस्ट आपको पढ़ना क्या है, क्या क्या चीज देखनी है, वो आप एक सब एक मतलब आपके पास एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड है, आप वो देख सकते हो। ओके, आज कुछ प्रश्न को करेंगे, कुछ क्वेश्चंस को करेंगे स्टूडेंट्स, और हम कंप्लीट आज 125 तो नहीं कर पाएंगे बिकॉज आज यहाँ बहुत नेटवर्क इशू है मेरे यहाँ। मैंने पूरा वीडियो कंप्लीट बना लिया था लेकिन 125 वाला अपलोड ही नहीं हो रहा था। बारिश हो रही है नोएडा में आज काफ़ी, और मेरे यहाँ नेटवर्क का बहुत इशू हो गया है, वाईफाई के कनेक्शन में प्रॉब्लम आ गई है। तो मैं आपको हाफ वीडियो आज दूंगी, हाफ से भी थोड़ा मतलब कम ही रहेगा। मतलब कुछ प्रश्न हम देखेंगे, लगभग शायद 50 प्रश्न हम आज कर लेंगे। फिर इसका मैं और आपको नेक्स्ट पार्ट दूंगी जहां पर आगे के क्वेश्चंस को हम कर लेंगे स्टूडेंट। ठीक है, लेकिन जो भी प्रश्न रहेंगे वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं स्टूडेंट, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज, बच्चों में प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग है। गिव मी अ मिनट, गिव मी अ सेकेंड। हाँ बताइए, बच्चों में प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग है। तो आपको पता है प्रोटीन जो कि हमारी बॉडी बिल्डिंग के लिए जरूरी होते हैं। प्रोटीन एक्ट एज अ बफर, मतलब बफर की तरह काम करते हैं, मतलब इनकी वजह से बॉडी का पीएच जो है वो मेंटेन रहता है। ठीक है, इसके अलावा प्रोटीन आपके न्यूट्रिएंट्स के किसमें ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं। प्रोटीन हमारे शरीर में बहुत जरूरी होते हैं। क्लियर है? तो क्वाशरकोर एंड मैरस्मस दोनों ही जो हैं आपके बच्चों में प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग हैं। क्वाशरकोर जो है आपके केवल और केवल प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग है, जबकि मैरस्मस जो है वो आपके पैम है, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन है, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स दोनों की कमी से होने वाला रोग है। मैरस्मस में बच्चा बिल्कुल सूख जाता है, उसकी स्किन बिल्कुल बूढ़े लोगों की तरह हो जाती है, जबकि क्वाशरकोर में बच्चा फूल जाता है, उसको अडिमा कॉज हो जाता है, उसके स्पेशली निचले पैरों में आपको सूजन देखने की मिलेगी, उसका पेट फूला हुआ देखने के लिए मिलेगा, और चंद्रमा जैसा उसका मुंह हो जाएगा, है ना, मून फेस पढ़ते हैं हम। और क्या होता है आपके क्वाशरकोर में, उसके बालों का रंग बदल जाता है, बालों का रंग बिल्कुल बदल जाएगा, फ्लैग साइन बोलते हैं उसको। बालों के कलर का चेंज होना ना, ब्राउन ब्राउन से बाल हो जाएंगे। ठीक है, तो ये डिफरेंस है क्वाशरकोर का और मैरस्मस का। इसकी बात हमने कुपोषण वाली वीडियो में काफी डिटेल से की है, तो आप वहां भी देख सकते हैं इसको, बाकी आपको पता भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स, विटामिन क्या होते हैं या विटामिन क्या होते हैं। कार्बनिक यौगिक होते हैं, अकार्बनिक यौगिक होते हैं, जीवित जीव होते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो आपके प्रोटीन्स हैं, और आपके लिपिड्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, विटामिन्स हैं, ये सभी आपके क्या होते हैं, ये कार्बनिक कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है, कार्बनिक कंपाउंड होते हैं, या आप इनको बोलेंगे कार्बनिक यौगिक होते हैं। इनमें कार्बन प्रेजेंट होता है, इसलिए इन्हें हम कार्बनिक यौगिक के नाम से भी जानते हैं। विटामिन की हमने बात की थी, तो विटामिन जो है वो आपके विट प्लस अमाइन से मिलके बने हुए हैं। ठीक है, अमाइंस ग्रुप होने के कारण इसमें थोड़ा सा नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है, इसलिए विटामिन को जो नाम दिया गया था वो नाइट्रोजन की उपस्थिति के कारण जो है विट प्लस अमीन बना के विटामिन बनाया गया था। इसकी बात भी हमने आपसे अभी पीजीटी का जब पेपर सॉल्व किया था तब मैंने इसकी बात आपसे करी थी। ठीक है, प्रीवियस ईयर पेपर में सॉल्व करवाऊंगी, पीजीटी टीजीटी दोनों के ही होंगे, और कुछ अब आपको डेली एक वीडियो मिलता रहेगा जिसमें 10 क्वेश्चन या 15 क्वेश्चंस को लगभग मैं डेली सॉल्व करवाऊंगी आपको। ठीक है, एंड मुझे आरडीए भी पढ़ाना है, एक स्टूडेंट का रिक्वेस्ट है, उसका एग्जाम है, मैं आरडीए का वीडियो भी दूंगी। चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा रोग विटामिन डी की कमी से होता है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, बताइए, आंसर करिए आप लोग बहुत तेजी के साथ सभी बच्चे। विटामिन डी की कमी से आपके रिकेट्स होता है, आपको पता है ये एंटी रिकेटिक विटामिन है। ठीक है, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है। स्कर्वी तो आपके विटामिन सी की कमी से होता है, रतौंधी आपके विटामिन ए की कमी से होता है, पेलेग्रा आपके नियासिन की कमी से होता है, विटामिन B3 की कमी से होता है, रिकेट्स जो है वो आपके विटामिन डी की कमी से होता है। और इसमें आपको कौन कौन से सिम्टम्स देखने के लिए मिलते हैं। बच्चों में रिकेट्स होता है, वयस्कों में आपके ऑस्टियोमलेशिया होता है, इसलिए उसको आपके अडल्ट डिजीज भी बोला जाता है, और वृद्धावस्था में आपके ऑस्टियोपोरोसिस होता है। ठीक है, ऑस्टियोपोरोसिस के कई कारण हैं, स्पेशली आपके विटामिन डी और कैल्शियम की कमी से होते हैं, लेकिन कई कारण हो सकते हैं आपके शरीर में किसी भी बीमारी के। क्लियर है स्टूडेंट?
देखिए, विटामिन की मात्रा हमें कम मात्रा में चाहिए, विटामिन बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं चाहिए होते हैं, कम मात्रा में चाहिए होते हैं। ये एक्ट करते हैं एज अ कोएंजाइम, ठीक है, कोएंजाइम की तरह ये वर्क करते हैं। कोएंजाइम्स क्या होते हैं? जो एंजाइम्स की एक्टिविटी को बढ़ाते हैं। हमारी बॉडी में बहुत सारे एंजाइम्स निकलते हैं, जैसे आप ट्रिप्सिन है, इरिप्सिन है, और बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं बॉडी के अंदर जो हमारे बॉडी में फंक्शन परफॉर्म करते हैं, काम करते हैं। तो ये एंजाइम्स अपने फंक्शंस को अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकें, इसके लिए विटामिन्स वर्क करते हैं एज अ कोएंजाइम। क्या कोएंजाइम को हम हिंदी में क्या बोल सकते हैं? सहयोगी एंजाइम की तरह। हाँ, को मतलब सहयोगी एंजाइम की तरह। तो को एंजाइम की तरह ये बॉडी में वर्क करते हैं। कौन वर्क करते हैं? विटामिन्स। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। एंड एंजाइम्स क्या होते हैं? एंजाइम्स आप हमेशा याद रखिएगा, एंजाइम्स एंड हॉर्मोन्स ये दोनों प्रोटीन्स होते हैं। क्या होते हैं? दोनों के दोनों प्रोटीन्स होते हैं। तो रिकेट्स की बात कर ली। अब मैं आपसे रिकेट्स से कुछ सिम्टम पूछ रही थी। देखिए, ये इमेज थोड़ा इसमें ब्लर हो गया, मैंने देखा नहीं, बट कोई बात नहीं, मैं इसका आपको बहुत सुंदर सा वीडियो इमेज जो है उसमें दूंगी, टेलीग्राम पर भी दे दूंगी, दोबारा कभी फिर दिखा दूंगी। ये ब्लर हो गया है, मतलब ब्लर सा हो गया अजीब सा, कोई बात नहीं। नॉर्मल बोन्स आपकी ऐसी होती हैं, ठीक है, बट रिकेट्स में देखिए बोन आपकी कैसे हो जाती हैं, ये झुक जाती हैं। दिख रहा है आपको? हड्डियां या तो ऐसे बिल्कुल फैल गई हैं, और या फिर एकदम ये नॉक नीज वाला हो गया है, घुटने आपस में टकराते हैं। तो नॉक नीज है आपके, मतलब बड़े जैसे होते जाएंगे बच्चे, तो उनकी टांगों की हड्डियां कमजोर हो जाएंगी, क्योंकि विटामिन डी नहीं है, वो बॉडी का प्रेशर नहीं सह पाएंगे, जिसकी वजह से वो अंदर की तरफ मुड़ जाएंगे लाइक दिस। ये दिख रहा है ना आपको? नॉर्मल ऐसे होने चाहिए हमारे पैर, बच्चों के ऐसे हो जाते हैं, अंदर की तरफ इनके जो पैर हैं वो झुक जाते हैं, हड्डियां इनके अंदर की तरफ मुड़ जाती हैं, जिससे जब ये चलते हैं तो इनकी हड्डियां आपस में टकराती हैं और बॉडी में कमी तो है ही, तो वो नॉक नॉक की आवाज आती है, इसलिए उसको नॉकनीज बीमारी बोलते हैं। क्लियर है? इसके अलावा इनमें पिजन चेस्ट देखने के मिलता है, रिकेट रोजरी देखने के लिए मिलता है। क्लियर है? ये सारे सिम्टम्स आपको विटामिन डी में बच्चे की बीमारी में देखने के लिए मिलते हैं। तो अगर आपसे पूछे पिजन चेस्ट मतलब कबूतर की जैसी छाती हो जाती है, कबूतरों की छाती जैसे आपस में मुड़ी हुई होती है, वैसे आगे की तरफ उठ जाती है, इन बच्चों की छाती भी जो होती है वो आगे की तरफ उठ जाती है। तो ऐसे सिम्टम्स किसमें देखने के लिए मिलते हैं? विटामिन डी में देखने के लिए मिलते हैं। ये आपसे पूछा जा सकता है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। क्लियर है स्टूडेंट? इसका मैं अच्छा सा इमेज आपको टेलीग्राम पर दे दूंगी, बाकी मैं दोबारा भी दिखा दूंगी लगा करके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बताइए, विटामिन पदार्थ की आवश्यकता क्यों होती है? विटामिन हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? ऑप्शंस हैं आपके सामने। स्वस्थ बनाने के लिए दवाओं के रूप में आवश्यक है, ये हमें मजबूत रखने के लिए हमारी मसल्स का निर्माण करते हैं, ये हमें स्वस्थ बनाने के लिए हम इन्हें दवाओं के रूप में लेते हैं, इनकी कमी से होने वाले रोगों को रोकने के लिए यह कम मात्रा में हमारी बॉडी में आवश्यक होते हैं, या ये हमारे चयापचय दर को बढ़ाते हैं जिससे हमारा वजन कम होता है, मतलब हमारे मेटाबॉलिज्म को ये बढ़ाते हैं जिससे हमारा वेट कम होता है। तो ये कहने का मतलब है कि वेट लॉस के लिए आप विटामिन को लेते हैं। आंसर करिए, अगर आपसे डेफिनेशन पूछे तो आप विटामिन को क्या बताएंगे? सी आंसर हो जाएगा इसका। भाई, इसकी कमी से होने वाले रोगों को रोकने के लिए ये कम मात्रा में हमारी बॉडी में आवश्यक होते हैं। विटामिन हमेशा हम कम मात्रा में लेते हैं, मिनरल्स भी हम कम मात्रा में लेते हैं, लेकिन मात्रा भले ही कम है बट इनका फंक्शन हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन हम, क्वेश्चन नंबर 5। दूध में विटामिन जोड़ने की प्रक्रिया। अब दूध में आपको पता है ए होता है, डी होता है, ए बहुत ज्यादा मात्रा में होता है, ठीक है, लेकिन सी नहीं है। तो हमको अगर सी ऐड करना है तो हम कैसे ऐड करेंगे? हमने इस बात में बात की थी कि भाई दूध को सुखा लेंगे, दूध को सुखा करके मिल्क का पाउडर बना देंगे और फिर उसमें हम विटामिन सी को ऐड कर सकते हैं। तो ये प्रोसेस क्या कहलाती है? ये प्रोसेस आपके फ्लेविंग कहलाती है, फोर्टिफिकेशन कहलाती है, फर्मेंटेशन कहलाती है, स्टेरलाइजेशन कहलाती है। क्या बोलेंगे इस प्रोसेस को हम? ये प्रोसेस आपके फोर्टिफिकेशन कहलाएगी। हमने लास्ट मैराथन में इस चीज को समझा था, फूड्स के मैराथन में, कि फोर्टिफिकेशन और एनरिचमेंट में डिफरेंस क्या होता है। फोर्टिफिकेशन का मतलब होता है कि मान लीजिए उस फूड में वो चीज है ही नहीं, प्रेजेंट ही नहीं है, तो हम क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट्स को ऐड करके फोर्टिफाई कर देते हैं उस फूड को। लाइक जैसे दूध में विटामिन सी नहीं होता है ना, तो हमने क्या कर दिया भाई, दूध का पाउडर बना दिया, और जो पाउडर मिल्क आता है उसमें विटामिन सी भी मिलता है। क्लियर है? या आपके जो पॉलिश राइस होते हैं, तो पॉलिश राइस में आपके विटामिन बी नहीं होता, तो भाई उसको विटामिन बी से रिच कर देते हैं। क्लियर? लेकिन एनरिचमेंट का मतलब क्या होता है? एनरिचमेंट का मतलब होता है
उसमें न्यूट्रिएंट मौजूद थे फूड में, बट ऐसी प्रोसेसिंग हुई, इस तरीके से फूड बना कि फूड की प्रोसेसिंग की वजह से उससे न्यूट्रिएंट्स का लॉस हो गया। देन हम क्या करते हैं, फूड में न्यूट्रिएंट्स को ऐड करते हैं। काम दोनों का लगभग सेम है, बट थोड़ा सा लिटिल सा डिफरेंस है फोर्टिफिकेशन में एंड एनरिचमेंट में। क्लियर है स्टूडेंट? क्लियर? फर्मेंटेशन क्या है? फर्मेंटेशन भी आपके न्यूट्रिशनल क्वालिटी को इंक्रीज करने का एक तरीका है। हम क्या करते हैं, पदार्थ को गुड बैक्टीरियाज के थ्रू थोड़ा सा फर्मेंट कर लेते हैं। फर्मेंट करने से क्या होता है भाई, हमें बी ग्रुप के विटामिन मिल जाते हैं। दूसरी चीज, भोजन पदार्थ जो है वो थोड़े से सुपाच्य हो जाते हैं, हल्के हो जाते हैं और इजीली डाइजेस्टिबल हो जाते हैं। उनकी जो पाचन क्षमता जो होती है वो उस पदार्थ की ज्यादा बढ़ जाती है। जैसे डोसा है, इडली है, ये सब चीजें खाने से गैस वगैरह भी नहीं बनती है और आपके ये बहुत इजीली डाइजेस्टिबल होते हैं। ढोकला है ना। एंड स्टेरिलाइजेशन, स्टेरिलाइजेशन क्या है आपके, जब आप 100 डिग्री सेल्सियस एंड 212 डिग्री फ़ारेनहाइट पर, ये दोनों टेम्परेचर सेम है, ठीक है, किसी भी चीज को क्या करते हैं, बॉईल करते हैं, स्टेरलाइज करते हैं। जैसे छोटे बच्चों की बॉटल्स को, जो बच्चे दूध पीते हैं बॉटल से, उनकी बॉटल्स को स्टेरलाइज किया जाता है एक निश्चित टेम्परेचर पर। 100 डिग्री सेल्सियस पर थोड़ी देर तक के लिए उसको, भोज्य पदार्थ को या किसी भी चीज को आप निश्चित ताप पर गर्म करते हैं, उस प्रोसेस को हम स्टेरलाइजेशन बोलते हैं। ये प्रोसेस आपके फूड प्रिजर्वेशन में यूज की जाती है। क्लियर? और फ्लेविंग तो आपको पता है, कुछ भी फ्लेवर वगैरह ऐड कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6, मैंने पता पूरा वीडियो बना लिया था 125 क्वेश्चंस का, लेकिन जब मैं अपलोड करने बैठी तो वो वीडियो मेरा अपलोड नहीं हुआ। अब मैं उसको हाफ कट भी नहीं कर सकती थी क्योंकि मुझे ये बताना था, वरना बच्चे कहते हैं मैम बीच में कैसे रुक गया। तो मैंने आधे क्वेश्चंस करके फिर दोबारा वीडियो बनाया है, ताकि आपको मैं, चलो ज्यादा नहीं, हाफ क्वेश्चन या कुछ क्वेश्चन तो प्रोवाइड कर दूं, क्योंकि आज मैं वीडियो का वादा कर चुकी थी और बच्चे बहुत टाइम से वेट भी कर रहे थे इस वीडियो का। कोई बात नहीं है, होता रहता है। जब शरीर का तापमान, टेम्परेचर आपका नॉर्मल लेवल से ऊपर हो जाता है, मतलब इंक्रीज हो जाता है, तो बीएमआर क्या होगा, बेसल मेटाबॉलिक रेट का क्या होगा, वो बढ़ेगा या घटेगा? आंसर कीजिए। आपकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ गया है तो आपका जो बीएमआर है, बेसल मेटाबॉलिक रेट है, वो बढ़ेगा या घट जाएगा? बताइए। वो आपका बढ़ेगा, इंक्रीज होगा। बॉडी में जब भी हमारा टेम्परेचर बढ़ेगा, ठीक है, हमारा बीएमआर इंक्रीज होगा। तो आपसे पूछा जाता है कि अगर 1 डिग्री भी आपका मान लीजिए टेम्परेचर बढ़ गया है, तो आपका 7 डिग्री फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर बढ़ जाएगा, बीएमआर 7% बढ़ जाएगा। मैं बार बार डिग्री बोल जाती हूँ, इसको 7% बढ़ जाएगा। और अगर हमारा 1 डिग्री टेम्परेचर सेल्सियस में बता रहे हैं हम, तो हम 13% बताएंगे कि हमारा टेम्परेचर जो बीएमआर है वो इंक्रीज हो गया। क्लियर है? और ये क्वेश्चन इतना बढ़िया है, ये पूछा जाता है आपके एग्जाम में। लास्ट पीजीटी में 2021 में ये पूछा गया था और टीजीटी में भी पूछा जा चुका है। तो जब भी आपकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ेगा, आपका बीएमआर इंक्रीज होगा। आप बहुत सर्दी वाली जगह पर हैं, जब बहुत चिल्ड है, या आपको ठंड, जब अब आने वाली है ठंड, तो आपकी बॉडी, आपका हाइपोथैलेमस आपकी बॉडी का अंदर से मेंटेन करके रखता है टेम्परेचर को। ब्लड का टेम्परेचर जितना है उतना ही मेंटेन होना चाहिए। ब्लड का टेम्परेचर पता है क्या है? 98.6, 37 डिग्री सेल्सियस, जो आपका नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर आप बोलते हैं, वो आपके ब्लड का टेम्परेचर है। आपकी बॉडी का टेम्परेचर वही है जो आपके ब्लड का टेम्परेचर है। उसको मेंटेन रखने के लिए हाइपोथैलेमस रिस्पॉन्सिबल है, वो रखता है। हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी पे काम करता है, पिट्यूटरी थायराइड पे काम करती है। थायराइड हमारी बॉडी में आपके सोडियम, पोटेशियम, एटीपीएस पंप पाए जाते हैं, उस पर काम करते हैं, जो कि हमारी इंटरनल बॉडी को जो एनर्जी चाहिए वो प्रोवाइड कराते हैं। तो उस वजह से जब हम बहुत सर्दी होती है, हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए भी हमारा बीएमआर इंक्रीज होता है। सर्दी में, गर्मियों में नहीं, सर्दी में इंक्रीज होता है बीएमआर। ठीक है, सोते समय कम होगा, दौड़ते समय बीएमआर ज्यादा होगा, मेल्स में ज्यादा होगा, फीमेल्स में कम होगा। ठीक है, ये सारा कुछ आपको बीएमआर में पढ़ाया है। यहां से प्रश्न आपके बनते हैं बीएमआर से एंड बीएमआई से, बेसल मेटाबॉलिक रेट एंड बॉडी मास इंडेक्स, दोनों को। ठीक है, ध्यान से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, दूध में एक शर्करा पाई जाती है जिसके कारण दूध आपका नेचुरली स्वीट लगता है, मीठा लगता है। कौन सी शुगर होती है आपके मिल्क में? कंपोजिशन ऑफ मिल्क पूरा वीडियो आपको मिल जाएगा, अभी लेटेस्ट पढ़ाया है। मदर कॉम्पोजिशन एंड काउ की और बफेलो की, दोनों की कॉम्पोजिशन उसमें मैंने समझाएंगे।
कि दूध में क्या क्या पाया जाता है, दूध के संगठन। दूध में सबसे ज्यादा मात्रा में आपके जल पाया जाता है। अगर जल ऑप्शन में होगा तो आप जल ही लगाएंगे। 80% जल पाया जाता है आपके दूध में, ठीक है। उसके बाद जो आपके परसेंटेज आती है वो कार्बोहाइड्रेट्स की आती हैं। प्रोटीन्स नहीं होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, शुगर्स होती है। दूध में आपके लैक्टोज पाई जाती है, बिल्कुल। और माँ के दूध में 7% कार्बोहाइड्रेट होती है। कितनी होती है? 7%। अगर आपसे ऐसे पूछ ले कि किसके दूध में शर्करा की मात्रा सबसे ज्यादा होती है और ऑप्शंस में हो गाय के, भैंस के, माँ के, तो आप बताएंगे माँ के दूध में जो ब्रेस्ट मिल्क होता है उसमें आपके शुगर या शर्करा की मात्रा, लैक्टोज की मात्रा ज्यादा होती है, 7% होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दूध में वसा किस रूप में पाई जाती है? आपके मिल्क में फैट किस तरीके से रहती है बताइए? एक्रोलिन की फॉर्म में रहती है, इमल्सिफिकेशन की फॉर्म में रहती है, स्पॉनिफिकेशन के रूप में रहती है। स्पॉनिफिकेशन मतलब साबुनीकरण के रूप में रहती है, इमल्सिफिकेशन मतलब पाइसीकरण के रूप में रहती है, या ऑल ऑफ दिस? आंसर कीजिए, बहुत तेजी के साथ आंसर कीजिए स्टूडेंट। दूध में वसा किस रूप से प्रेजेंट रहती है? दूध में वसा हमारे इमल्सिफिकेशन के रूप में रहती है, पाइसीकरण के रूप में रहती है, ठीक है। व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ इमल्सिफिकेशन? पाइसीकरण क्या होता है जल्दी से बताइए। वसा के कणों को, वसा मैंने आपको पढ़ाया था बॉडी के अंदर भी, फैट हमेशा ग्रुप्स में आते हैं, ऐसे पूरे ग्रुप्स में, गुच्छे में आते हैं। अब कोई चीज गुच्छे में आ रही है, बॉडी तो गुच्छे में भैया किसी चीज को यूज कर ही नहीं पाती है, उसको तो सिंगल मॉलिक्यूल चाहिए, है ना। ग्लूकोज है, सिंगल मॉलिक्यूल है, गैलेक्टोज है, सिंगल मॉलिक्यूल है, फ्रक्टोज है, सिंगल मॉलिक्यूल्स हैं, तो सिंगल मॉलिक्यूल चाहिए भाई। फैट तो गुच्छे में आ रहा है, तो मैंने आपको बताया बॉडी में इसके ऊपर बिलीवर्डिन, बिलीरुबिन काम करता है ही नहीं करता है। आपके बाइल जूस सिक्रीट होता है, बाइल काम करता है, इनको जो है तोड़ता है, एक एक सिंगल यूनिट में अलग करते हैं। तो दूध में इमल्सिफिकेशन कैसे करते हैं? वसा के कणों को छोटे छोटे कणों में इस तरीके से आप जो है दूध को फेंटते हैं पानी के साथ कि उसके जो वसा है वो छोटे छोटे कणों में अलग हो जाती है। इसी प्रोसेस को आप इमल्सिफिकेशन कहते हैं। तो दूध में आपके हमेशा जो फैट है वो इमल्सिफिकेशन के पाइसीकरण के रूप में पाई जाती है, ठीक है। एक्रोलिन क्या होता है? जब आप वसा को बहुत देर तक गर्म करते हैं, आप कढ़ाई में सब्जी बनाने जा रहे हैं, आप तेल को लंबे समय के लिए गर्म करते हैं या ज्यादा गर्म करते हैं, धुआं लगाते हैं, तो उसमें से आपके एक एक्रोलिन नामक पदार्थ निकलने लगता है जो कि आपकी हेल्थ के लिए बहुत हानिकारक होता है, ठीक है। इसीलिए कहते हैं जो पूड़ी बना हुआ जो रिफाइंड है वो रीयूज नहीं करना चाहिए। लेकिन हम लोगों के घरों में हो जाता है, भैया रिफाइंड कोई फेंकने तो जाएगा नहीं, अगर उसने ज्यादा रिफाइंड यूज कर लिया तो जितना आपको जरूरी है उतना ही रिफाइंड आप यूज कीजिए या तेल यूज कीजिए सरसों का, क्योंकि जब पूड़ी वगैरह बनाते हैं तो टेम्परेचर हाई तो होता ही है, ठीक है। तब उसमें से एक्रोलिन नामक पदार्थ निकलता है। एक्रोलिन हिंदी में भी ऐसे ही लिखते हैं ऐसे, ठीक है। हिंदी वाले बोलें कि मैम ने इंग्लिश में लिख दिया, एक्रोलिन ही लिखते हैं, क्लियर है। तो एक्रोलिन नामक पदार्थ निकलता है, ये आपके ताप का प्रभाव होता है वसा के ऊपर। तो ऐसा जो है आपके फैट ये आपकी बॉडी के लिए बहुत नुकसानदायक होता है, ठीक है। तो वसा के रूप में कैसे रहती है? इमल्सिफिकेशन के रूप में रहती है दूध में वसा। स्पॉनिफिकेशन क्या होता है? जब कभी भी आपका जो दूध है या उसकी जो फैट है, आपका जो फैट होता है वो किसी भी क्षार के साथ क्रिया कर लेता है। क्षार मतलब एल्कलाइंस के उसमें आ जाता है, जो क्षारीय पदार्थ होते हैं उसके साथ अगर टच कर जाता है तो साबुन जैसा झाग बनने लगता है फैट में। उसी प्रोसेस को आपके स्पॉनिफिकेशन बोलते हैं, साबुनीकरण बोलते हैं, क्लियर है। यहां पर आंसर क्या हो जाएगा आपके? ऑप्शन नंबर बी, इमल्सन। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 9, लैक्टोज शर्करा की मात्रा सबसे अधिक किसके दूध में पाई जाती है बताइए? मां के दूध में, गाय के दूध में, भैंस के दूध में, बकरी के दूध में? आंसर कीजिए। लैक्टोज की मात्रा सबसे अधिक किसके दूध में होती है? मां के दूध में। किसके दूध में? मां के दूध में। ऑप्शन नंबर ए। 10th का आंसर दीजिए। वसा की सबसे ज्यादा मात्रा किसके दूध में पाई जाती है? फैट किसके दूध में सबसे ज्यादा होता है? मां के, गाय के, भैंस के या बकरी के दूध में? भैंस के दूध में आपके जो है वसा की मात्रा अधिक पाई जाती है। आगे देखते हैं, छोटी आंत की सामान्यतः लंबाई कितनी होती है बताइए? जो छोटी आंत है स्मॉल इंटेस्टाइन है, इसकी कितनी लंबाई होती है?
आपके पूरे आहार नाल की लंबाई कितनी है? जो माउथ से शुरू होकर के आपके नीचे एनस पे जाता है, लंबाई कितनी है पूरे आपके एलिमेंट्री कैनाल की? आहार नाल नहीं बोलेंगे उसे, एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं, या आहार नाल, बिल्कुल आहार नाल बोलेंगे। आहार नाल क्यों नहीं बोलेंगे, गलत बात बता रही हूं मैं, आहार नाल बोलेंगे। जो आपके मुंह से स्टमक तक आता है ये वाली चीज तो भोजन नाल होती है ना, और ये जो मुंह से लेकर के आपके लास्ट एनस तक आता है इसको तो आहार नाल ही बोलते हैं, एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं। मैं हिंदी में थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाती हूँ, बट ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल आहार नाल ही बोलते हैं। इसकी लंबाई होती है आपके 9 से 10 मीटर। कितनी होती है? 9 से 10 मीटर। आपके मुंह से आपका डाइजेशन स्टार्ट होता है, आप खाना मुंह से खाते हैं, और लास्ट फिर एनस तक जो जाता है, जिसमें आपके ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये सब एक दूसरे से कनेक्ट है, एक ही ट्यूब से बना हुआ है, ठीक है। जिसमें सबसे ज्यादा लंबी होती है आपकी छोटी आंत, जिसकी लंबाई होती है 5 से 6 मीटर आपको लिखे मिलेगी, ठीक है। 5 से 6 मीटर छोटी आंत की लंबाई होती है। आगे देखिए, रेनिन नामक एंजाइम पाया जाता है कहाँ? केवल महिलाओं में, केवल बच्चों में, केवल पुरुषों में, सभी में। रेनिन एंजाइम जो कि आपके दूध की प्रोटीन केसीन के ऊपर वर्क करता है, बच्चों में करता है। किस में करता है? केवल बच्चों में। बड़ों में रेनिन एंजाइम नहीं होता, बड़ों में वो ही काम दूध के ऊपर आपके पेप्सिन करता है, ठीक है। स्टमक में आपके पेप्सिन और रेनिन एंजाइम होते हैं ना, प्रोटीन को बचाने के लिए। तो इसीलिए कहते हैं कि बड़े होकर के दूध से अच्छा है कि आप दही खा लीजिए। दही इजीली डाइजेस्टेबल होता है और जल्दी आपके लिए हेल्दी भी होता है। बड़े लोगों को, बूढ़ों को तो दही ही दिया जाता है, दूध नहीं दिया जाता है जल्दी। यकृत का वेट कितना होता है लीवर का? 1.5 किलो, 2.5 किलो, 0.5 किलो या 5 किलो? लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी बट नॉट द एंडोक्राइन ग्लैंड ऑफ द बॉडी। अंडरस्टैंड? लीवर शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, इसमें कोई दो राह नहीं है, लेकिन वो शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। अंतःस्रावी ग्रंथि थायराइड ग्लैंड है। गॉट इट? ये बात ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ के आंसर कीजिएगा। क्लियर है? लीवर का वेट होता है 1.5 kg। 1.5 किलो का होता है लीवर एक व्यक्ति का। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, बट एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं है, अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, जो कि मैक्सिमम लोगों ने गलत किया था कम्युनिटी टैब पर, क्योंकि जल्दीबाजी बहुत है ना। बस देखा सबसे बड़ी ग्रंथि, डॉट मारो लीवर पे, नीचे देखा ही नहीं। मैम पूछ रही है अंतःस्रावी ग्रंथि, ठीक है। अंतःस्रावी ग्रंथि वो होती हैं जो अपनी सिक्रीशंस को डायरेक्टली ब्लड में छोड़ देती हैं, हार्मोन्स। बट लीवर तो आपके एंजाइम्स भी बनाता है, लीवर तो हेपारिन प्रोटीन बनाता है, लीवर तो फाइब्रिनोजन प्रोटीन बनाता है, लीवर दोनों प्रोटीन बनाता है। देखिए, हेपारिन भी बनाता है और फाइब्रिनोजन भी बनाता है। फाइब्रिनोजन ब्लड को जमाने में सहायक है। कहाँ? बाहर ब्लड में जमाने में सहायक है। अगर बाहर से कट लग गया तो फाइब्रिनोजन ब्लड को जमाने में हेल्प करता है, जबकि हेपारिन क्या करता है? ब्लड को जमने नहीं देता है इंटरनल बॉडी में। अगर इंटरनल बॉडी में आपके शरीर के अंदर ब्लड जम गया तो आदमी मर जाएगा तुरंत। तो उसको कौन रोकता है? हेपारिन प्रोटीन। और जो कौन बनाता है? लीवर। और लीवर फाइब्रिनोजन भी बनाता है, इसलिए तो फाइब्रिनोजन भैया सोए रहते हैं। क्यों सोए रहते हैं फाइब्रिनोजन भैया? इसीलिए सोए रहते हैं भैया, क्योंकि अगर ये बॉडी में जग गए तो ये बॉडी में अंदर से ब्लड को जमा देंगे। ये तभी जगते हैं फाइब्रिनोजन। फाइब्रिन में तभी कन्वर्ट होता है जब आपके शरीर में कोई कट लगता है। आपके शरीर में कट लगा, आपका ब्लड बाहर आने लगा, तब जो है आपके हेपारिन हो जाता है। इस जगह का पर्टिकुलर, इस जगह का हेपारिन जो है वो काम करना बंद कर देता है, क्योंकि आप ब्लड को जमाना है और हेपारिन तो ब्लड को जमने नहीं देता। हेपारिन कहता है बॉडी में कोई ब्लड को नहीं जमाएगा, वो अच्छा काम कर रहा है, वो बॉडी के अंदर ब्लड को नहीं जमने दे रहा है, ठीक है। लेकिन जब कट गया है तब तो ब्लड को जमाना जरूरी है, वरना ब्लड सारा बॉडी का बाहर निकल जाएगा। तब आपके जो है थ्रोम्बोप्लास्टिन वो फिर कन्वर्ट होते हैं, वो थ्रोम्बिन को जगाते हैं। थ्रोम्बिन पहले प्रोथ्रोम्बिन के फॉर्म में होता है, थ्रोम्बिन जगते हैं, थ्रोम्बिन फाइब्रिनोजन पे काम करते हैं, फाइब्रिनोजन फाइब्रिन में बदलता है और फिर जाके फाइब्रिन जो है ब्लड क्लॉटिंग करता है। क्लियर है? लीवर ही बनाता है दोनों को। नेक्स्ट देखिए, भोजन पीसने का कार्य करते हैं। भोजन पीसने का कार्य, आपका फूड बिल्कुल ऐसे बड़ा बड़ा था, एकदम छोटा छोटा पीस हो गया, आप चबा रहे हैं भोजन को। पीसने का काम कौन से दांत करते हैं? रदनक, अग्रचवर्णक, कृंतक या चवर्णक? मैं इंग्लिश में बता देती हूं। कैनाइन्स को बोलते हैं रदनक, अग्रचवर्णक आपके प्री मोलर्स को बोलते हैं,
ठीक है। कृंतक आपके इंसिजर्स को बोलते हैं और चवंडक आपके मोलर्स को बोलते हैं। बताइए कौन सा काम करते हैं? इंग्लिश वाले भी बताइए, हिंदी वाले भी बताइए। भोजन को पीसने का काम करते हैं। चवंडक करते हैं, मोलर्स। ठीक है, ये दांत होते हैं आपके। सबसे पहले आपके फ्रंटियल इंसीजर्स होते हैं, ठीक है, सबसे आगे वाले कृंतक होते हैं। बाद में आपके दो और इंसीजर्स होते हैं, ये आपके कैनाइन्स होते हैं जो भोजन को फाड़ने का काम करते हैं, चीर फाड़ करने का काम करते हैं। इसीलिए ये जानवरों में ये कैनाइन्स जो होते हैं ये लंबे होते हैं, ठीक है। कुतरने का काम कौन करते हैं? कुतरने का काम ये आपके कैनाइन्स करते हैं। इसके पीछे होते हैं आपके मोलर्स, जिन्हें आप प्री मोलर्स बोलते हैं, और पीछे होते हैं मोलर्स। तीन मोलर्स होते हैं, दो प्री मोलर्स होते हैं, ठीक है। इधर भी सेम ऐसे ही होते हैं, है ना, और 3 होते हैं। तो आपके ये जबड़ा होता है, इस तरीके से मैंने आपको बताया था। आप आधा काट देंगे, एक तरफ आपके कितने होंगे एक तरफ आपके 8, एक तरफ कितने होंगे 8, नीचे भी सेम होगा। तो टोटल आपके कितने होते हैं दांत? 32 दांत। दांत से क्वेश्चन या किसी भी चीज से क्वेश्चन, किसी भी चीज से आप गलत आप कर नहीं सकते, क्योंकि मैंने आपको इतने डिटेल में ये सब चीजें पढ़ाई हैं कि आप गलत नहीं कर सकते, ठीक है। तो भोजन को पीसने का, फाड़ने का, चबाने का काम कौन करते हैं, सब आपको पता होना चाहिए। हर कुतरने का काम कौन करते हैं, सब आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ग्रसनी के बाद भोजन कहाँ आता है? मैंने इसको हिंदी में पढ़ा है आपके, मैंने आपको बताया था ये आपकी नोजल कैविटी है, ये आपकी बक्कल कैविटी है, ठीक है। और दोनों का एक ही पैसेज होता है, ठीक है। एक आपके आगे लैरिंग्स में बदल जाता है, एक पीछे फेरिंग्स में बदल जाता है। फेरिंग्स के नीचे है ईसोफेगस, ठीक है। लैरिंग्स के नीचे है ट्रैकिया। जहां से ये अलग हो रहे हैं बस इन्हीं का नाम अलग है। यहां से ये अलग हो रहा है, इसको लैरिंग्स बोल दिया है, पीछे वाले पार्ट को फेरिंग्स बोल दिया है, इसको लैरिंग्स बोल दिया है। लैरिंग्स के नीचे ट्रैकिया है, हवा वाला मार्ग, और इसके नीचे ईसोफेगस है जो आपकी भोजन नली है। तो फेरिंग्स को हिंदी में ग्रसनी बोलते हैं, ठीक है, और ईसोफेगस को हिंदी में ग्रास नली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रास नली, या फिर आपके इसको भोजन नली भी बोल सकते हैं। आप क्या बोल सकते हैं? भोजन नली। आहार नाल नहीं बोलेंगे, आहार नली नहीं बोलेंगे। आहार नली एलिमेंट्री कैनाल को बोलते हैं। बुक में लिखा है तो सही कर लेना, गलत लिखा है। आहार नली एलिमेंट्री कैनाल होती है जो मुंह से लेकर के एनस तक जाती है। आप खाना जैसे खाना स्टार्ट करते हो, खाना जिस पॉइंट से निकालते हैं उस पूरे मार्ग को आपके एलिमेंट्री कैनाल, आहार नाल बोलते हैं। समझ में आ गई बात? भोजन नाल बोलते हैं किसको? ग्रास नली को, ईसोफेगस पाइप को, ठीक है, क्लियर है। और फेरिंग्स क्या है? ये दो मैंने बताया था ना, ये पाइप सेम होता है, सेम नली को निकालते हैं। एक फेरिंग्स में रह जाता है, एक लैरिंग्स में बट जाता है। ये आपकी हवा वाला पाइप जा रहा है और ये आपका खाने वाला पाइप जा रहा है। तो जहां से ये अलग हुए हैं, ये चीज लैरिंग्स कहलाएगी, ये चीज फेरिंग्स कहलाएगी, ठीक है। फेरिंग्स मतलब ग्रसनी। तो ग्रसनी हो या ग्रास नली हो, ईसोफेगस हो, खाना आपके कहाँ आएगा? मुंह के बाद जाएगा ईसोफेगस में, भोजन नली में या ग्रास नली में, और फिर आपके आमाशय में तो आएगा, स्टमक में ही तो आएगा फूड आपका फिर। हाँ, तो स्टमक में आएगा, ठीक है। क्षुद्रांत मतलब छोटी आंत होता है, ग्रहणी मतलब आपके वो होता है, ड्यूडेनम होता है ना। ड्यूडेनम को तो बोलते हैं आपके ग्रहणी या पक्वाशय। ड्यूडेनम किसका भाग है? छोटी आंत का भाग है। अब हिंदी वाले भी समझ गए होंगे, अंग्रेजी वाले भी समझ गए होंगे। कोई ये नहीं कह सकता मैम आपने हिंदी में नहीं बताया। क्लियर? बड़ी आंत को लार्ज इंटेस्टाइन बोलते हैं। आगे चलिए, प्रोटीन इन एग, अंडे में कितना प्रोटीन होता है बताइए? 75%, 13%, 24% या 16%? बताइए अंडे में कितना प्रोटीन होता है? अंडे में प्रोटीन कितना होता है? अंडे में प्रोटीन 12 से 13% होता है। कितना होता है? 12 से 13%। कितना होता है? 12 से 13% आपके अंडे में प्रोटीन पाया जाता है। क्लियर है? अंडा आपके कंप्लीट प्रोटीन के अंदर आता है। कंप्लीट प्रोटीन के अंदर क्यों आता है? क्योंकि इसमें सारे इसेंशियल अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं, इस वजह से आपके ये कंप्लीट प्रोटीन है। बायोलॉजिकली कंप्लीट प्रोटीन है। बायोलॉजिकली कंप्लीट प्रोटीन क्यों है? बिकॉज इसका एनपीयू बेस्ट है। एनपीयू क्या होता है? नेट प्रोटीन यूटिलाइजेशन। आप 100 ग्राम अंडा खाने के लिए देंगे तो 96% आपकी बॉडी इसको यूज कर लेगी। दैट्स वाई एग इज अ बायोलॉजिकली कंप्लीट प्रोटीन के अंतर्गत आता है, बिकॉज इसका एनपीयू नेट प्रोटीन यूटिलाइजेशन। प्रोटीन यूटिलाइजेशन मतलब आपकी बॉडी में प्रोटीन कितना यूज हो रहा है, ये इसका 96% है। क्लियर है? आगे देखिए,
दूध का सफेद रंग किसके कारण होता है? दूध आपका सफेद सफेद दिखता है, गाय का दूध हल्का सा पीला दिखता है, वो अलग चीज है। नॉर्मल दूध आपका सफेद दिखता है भैंस का, किसकी वजह से बताइए? केसीन प्रोटीन की वजह से। किसकी वजह से? केसीन प्रोटीन की वजह से ही आपका दूध का रंग सफेद दिखता है। और अगर पीला दिखता है तो क्यों? उसमें कैरोटीन नामक वर्णक होता है। कौन सा होता है? कैरोटीन। कैरोटीन आपको कहाँ से मिलता है? कैरोटीन ही तो बॉडी में रेटिनॉल में कन्वर्ट हो जाता है जाके। तो जितने भी आपके फल सब्जियां दूध होते हैं, माँ का दूध, अगर बच्चा कैरोटीन वाला दूध ले रहा है, गाय का दूध ले रहा है, तो वो बॉडी में उसके रेटिनॉल में कन्वर्ट होता है। विटामिन ए का साइंटिफिक नेम रेटिनॉल है, लेकिन विटामिन ए कैरोटीन की फॉर्म में भी आपको मिलता है। ठीक है, आप अगर प्लांट्स बेस्ड चीज खाएंगे, सब्जी खाएंगे, फल खाएंगे लाल पीले, तो आपको कैरोटीन मिलेगा। आप डायरेक्ट ये फ्लैश है या और विटामिन ए से संबंधित कोई ऐसी चीजें हैं, जैसे मान लीजिए आपने भैंस का दूध पिया, तो आपको रेटिनॉल ही मिलेगा। समझ में आ रही है चीज? कैरोटीन और रेटिनॉल दोनों की फॉर्म में आपको विटामिन ए मिलता है। दूध का रंग पीला आपको कैरोटीन की वजह से देखने के लिए मिलेगा। गाय का दूध पीला दिखता है किस वजह से? उसमें कैरोटीन नामक वर्णक पाया जाता है। और भैंस का दूध आपको सफेद दिखता है तो केसीन प्रोटीन की वजह से। क्लियर है? आगे देखिए, शहद का प्रमुख घटक है। शहद मतलब हनी। हनी का प्रमुख घटक क्या है? तो फ्रक्टोज है। क्या है? फ्रक्टोज है आपके। ठीक है, फ्रक्टोज इज अ फ्रूट शुगर। एस्कॉर्बिक एसिड बताइए क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड एक प्रकार का क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड किसका साइंटिफिक नेम है? एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन है। और एस्कॉर्बिक एसिड किसका साइंटिफिक नेम है? विटामिन सी का। विटामिन सी का। क्लियर है? विटामिन सी की कमी से आपके स्कर्वी कॉज होती है। स्कर्वी, जिंजिवाइटिस कॉज होता है, हेमोरॉजिस कॉज होता है, फॉलिकुलर केराटोसिस कॉज होता है। ठीक है, ये सब मैं आपसे आगे पूछूंगी। नेक्स्ट देखिए, विटामिन ए ई विशेषता किसके लिए इंपॉर्टेंट है? दांत के विकास के लिए विटामिन ई चाहिए, कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म के लिए चाहिए, लिंग ग्रंथियों की समान क्रिया के लिए चाहिए, मतलब आपके जो सेक्स ऑर्गन है वो अच्छे से काम करें, उपकला ऊतक मतलब एपिथेलियम टिश्यूज के सामान्य स्वास्थ्य के लिए चाहिए। किसके लिए चाहिए आपके विटामिन ई? आपका एंटी स्टर्लिटी विटामिन बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? एंटी स्टर्लिटी। इसकी कमी से बांझपन आता है। क्या आता है? बांझपन हो जाता है। तो ये लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रिया के काम के लिए जरूरी होता है। जो बॉडी में गोनाड्स ग्लैंड्स हैं, आपके फर्टिलाइजेशन ऑर्गन्स हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, वो अच्छे से काम करें। आपकी जो ग्रंथियां हैं, अगर फीमेल्स में यूट्रस वगैरह है, अच्छे से काम करें, अच्छे से उसको मेंस्ट्रुअल साइकिल वगैरह सब आए, मेल्स में अच्छे से टेस्टिस का निर्माण हो, टेस्टोस्टेरोन का निर्माण हो, इन सब के लिए विटामिन ई जरूरी है। इसीलिए इसको एंटी स्टर्लिटी विटामिन कहते हैं। आगे देखिए, और एंटीऑक्सीडेंट भी है ये। निम्नलिखित में से कौन सा रोग संक्रामक है? बताइए, संक्रामक रोग कौन सा है? मधुमेह, डिप्थीरिया, गठिया, कैंसर। संक्रामक जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है, बताइए? डिप्थीरिया है। कौन सा है? डिप्थीरिया। ठीक है, नेक्स्ट बताइए, इनमें से कौन सी शर्करा आपको तुरंत तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है? एकदम ऊर्जा हमें चाहिए तो हम क्या पीते हैं? ग्लूकोज पीते हैं ना गर्मियों में, ग्लूकोज घोल के पानी में। डॉक्टर्स भी ग्लूकोज चढ़ाते हैं। तो तत्काल ऊर्जा कौन सी प्रदान करती है आपको? ग्लूकोज। बॉडी में कार्बोहाइड्रेट किस फॉर्म में यूज होते हैं? ग्लूकोज के फॉर्म में। आगे देखिए, मानव शरीर में रक्त का थक्का इनमें से किस विटामिन की वजह से बनता है? ब्लड क्लॉटिंग में कौन सा विटामिन हेल्प करता है? और ये भी बताइए, ब्लड क्लॉटिंग में कौन सा मिनरल हेल्प करता है? दोनों चीजें बताइए। रक्त का थक्का जमना, रक्त बहे नहीं, जहां पे कट गया है वहां पे थक्का जम जाए, इसमें कौन हेल्प करता है? यस, के एंड कैल्शियम। के एंड कैल्शियम। कैल्शियम क्या है? मिनरल है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसकी कमी से दंत क्षय होता है? दंत क्षय मतलब फ्लोरोसिस किसकी कमी से होता है? बताइए, किसकी कमी से होता है फ्लोरोसिस आपके? तो फ्लोरीन की कमी से होता है। किसकी कमी से होता है? फ्लोरीन की कमी से होता है। फ्लोरीन हमें कहाँ से मिलता है? हमें वाटर से मिलता है। ठीक है, फ्लोरीन हमें वाटर से मिलता है। इसकी मात्रा लेकिन पानी में बहुत कम होनी चाहिए। ठीक है, इसकी मात्रा कितनी होनी चाहिए आपके पानी में? नॉर्मल कितनी होनी चाहिए? 1 से 2 ppm, पार्ट्स पर मिलियंस होते हैं ना, पार्ट्स पर मिनरल होता है, पार्ट्स पर मिलियन होता है। क्या होता है ppm आपके? मेरे देखो दिमाग से निकल गया, चलो खैर कोई बात नहीं। 1 से 2 ppm होना चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर 0 से आपके 5 के बीच में है, 0 से 5 के बीच में है तो कम है,
ठीक है, तो भी आपके लिए नुकसानदायक है। और अगर 3 से 5 है, 3 से 5 है पानी में इसकी मात्रा, तो भी ये आपके लिए नुकसानदायक है। कितनी होनी चाहिए इसकी जो उपस्थिति है पानी में? 1 से 2 ppm। ठीक है, तो आपके दांत पूर्ण तरीके से स्वस्थ रहते हैं। क्लियर? अगर फ्लोरीन की कमी हो जाती है पानी में या इसकी अधिकता हो जाती है तो फ्लोरोसिस कॉज होता है, जिसको आप डेंटल क्राइसिस या दंत क्षय, दंत क्षरण बोलते हैं। क्लियर है? पार्ट्स पर मिनरल होता है, मेरे दिमाग से ppm की फुल फॉर्म निकल गई। चलो खैर कोई बात नहीं। टेम्परेचर ऑफ स्टूइंग, स्टूइंग का टेम्परेचर बताइए। स्टूइंग प्रोसेस किस में आता है ये भी बताइए। मेथड्स ऑफ कुकिंग में किस तरीके से कुकिंग करने का मेथड है स्टूइंग? जल द्वारा पकाने से वाला वो है मेथड है, हवा द्वारा पकाने का मेथड है, वाष्प द्वारा पकाने का मेथड है, या आपके ये चिकनाई द्वारा पकाने का मेथड है? बताइए स्टूइंग किस द्वारा पकाने का मेथड है, पहले तो यही बताइए। कैसी भोजन विधि है? जल द्वारा भोजन पकाने की विधि है, चिकनाई द्वारा भोजन पकाने की विधि है, वाष्प द्वारा भोजन पकाने की विधि है, या आपके हवा वायु द्वारा भोजन पकाने की विधि है? स्टूइंग आपके जल द्वारा भोजन पकाने की विधि है। कैसी विधि है? जल द्वारा भोजन पकाने की विधि है, जिसमें मैंने आपको पढ़ाया था बॉइलिंग, सिमरिंग, स्टूइंग, पोचिंग। पोचिंग बताया था ना, पोच्ड एग बनता है, पानी में अंडे को डालते हैं और फिर उसको पकाते हैं। हाँ, तो स्टूइंग का टेम्परेचर बताइए क्या होता है? स्टूइंग का टेम्परेचर बताएंगे सब। बॉइलिंग आपको पता होना चाहिए 100 डिग्री सेल्सियस 212 डिग्री फ़ारेनहाइट पे होती है। सिमरिंग का टेम्परेचर मैंने आपको बताया था 180 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच में मेंटेन करना पड़ता है। ठीक है, सॉरी, हाँ 180 डिग्री फ़ारेनहाइट, बिल्कुल ठीक है, 180 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा, क्योंकि 212 आपके हो गया 100 डिग्री का टेम्परेचर, तो 212 से तो कम है ना 180। सिमरिंग आपके खदकना जिसे बोलते हैं, धीरे धीरे भोजन आपका खदक खदक के बनता रहता है, 100 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर होता है। स्टूइंग का टेम्परेचर आपके काफी लंबे समय के लिए, जब आपको भोजन आप पकाते हैं जल में और काफी देर तक के लिए पकाते हैं, तो 180 डिग्री फ़ारेनहाइट से भी कम होना चाहिए इसका टेम्परेचर। कितना कम होना चाहिए? 180 डिग्री फ़ारेनहाइट से भी कम टेम्परेचर होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। मैं फिर से आपको बताती हूँ, भोजन पकाने की 4 विधियां होती हैं। जल द्वारा, ठीक है, जिसमें आप पानी का यूज करते हैं। हवा द्वारा, सूखी हीट, ठीक है, बिल्कुल ड्राई हीट के द्वारा भोजन पकाते हैं, जिसमें आप रोस्टिंग करते हैं, ग्रिलिंग करते हैं, रोटी सेकते हैं आप गैस पे, तो क्या जल से सेकते हैं? सूखी गैस पे सेकते हैं ना। ठीक है, एक होता है चिकनाई द्वारा, पराठा, वही हम कैसे बनाते हैं, पराठा पूड़ी कैसे बनाते हैं हम? ऑयल का यूज करके बनाते हैं। और एक होता है हीट के द्वारा, वाष्प के द्वारा। आप जो फ्लेम्स निकल रही हैं, आपका जो ये पानी बॉईल हो रहा है, इसमें जो फ्लेम्स निकल रही हैं, इस फ्लेम से आप खाना पका रहे हो। ठीक है, तो ये आपके होता है वाष्प द्वारा भोजन को पकाने की विधियां। जल द्वारा भोजन पकाने की विधियां हैं आपके बॉइलिंग, मतलब उबालना, ठीक, उबाल के बनाना। सिमरिंग, सिमरिंग मतलब खदकना। सिमरिंग के नीचे आता है स्टूइंग। सिमरिंग में टेम्परेचर हमको मेंटेन करना पड़ता है 180 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, सिमरिंग में। स्टूइंग में टेम्परेचर 180 डिग्री फ़ारेनहाइट से भी कम रखना पड़ता है, क्योंकि स्टूइंग एक ऐसा मेथड है जिसमें आप भोजन लंबे समय के लिए पकाते हैं। ये बहुत टाइम लेता है भोजन पकाने में, क्योंकि ऐसे भोजन है मान लीजिए जिनको पानी में काफी देर के लिए पकाना है, तो ये काफी ज्यादा समय लेता है स्टूइंग मेथड। तो धीमी आंच में पकाएंगे तभी तो भोजन काफी टाइम तक पकेगा। जो हाईएस्ट टेम्परेचर होता है वो आपके 100 डिग्री सेल्सियस होता है। 100 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में आपके 212 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर होता है। ठीक है, क्लियर हो गया सबको? आगे देखिए, बेरी बेरी किसकी वजह से होता है बताइए, जल्दी से आप आंसर करेंगे तेजी के साथ। बेरी बेरी किसकी कमी से होता है? बेरी बेरी रोग आपके विटामिन B1 थायमीन की कमी से होता है। बेरी बेरी आपके स्टूडेंट 3 तरीके की होती है। कौन कौन सी होती है जल्दी से बताएंगे बहुत तेजी के साथ। शुष्क बेरी बेरी, जिसे आप ड्राई बेरी बेरी कहते हैं। ठीक है, एक होती है आपके वेट बेरी बेरी और एक होती है आपके चाइल्ड बेरी बेरी, जिसे आप बाल बेरी बेरी भी बोल सकते हैं। शुष्क है मतलब बिल्कुल सूखी सूखी मांसपेशियां, बहुत ज्यादा जो मसल्स हैं वो आपके बहुत ज्यादा आपके प्रभावित होती हैं। आपका जो नर्वस सिस्टम है, आपके जो सेंसरी नर्वस सिस्टम है, वो इससे अफेक्ट होता है ड्राई बेरी बेरी से। और ये आपके
एडल्ट्स में देखने के लिए मिलती है। किस में देखने के लिए मिलती है? एडल्ट्स में। बीच में वेट बेरी बेरी होती है आपके, ये आपके ओल्ड एज में देखने के लिए मिलती है, 40 से ऊपर हो जाते हैं वृद्धावस्था में, ठीक है। इसमें आपके जो है सूजन वगैरह देखने के लिए मिलती है पेशेंट पे। और जो आपके 2 से 6 महीने के बच्चे होते हैं उनमें आपको बाल बेरी बेरी देखने के लिए मिलती है। बच्चा का पूरा नर्वस सिस्टम है, उसके अलावा नाड़ी संस्थान जो भी नर्वस सिस्टम है उसका अफेक्ट हो जाता है। तो बेरी बेरी आपके विटामिन B1 की कमी है, थायमिन की कमी है, ठीक है। आगे देखिए, मानव शरीर में इन्फेक्शन रोकने के लिए कौन सा विटामिन मदद करता है? एंटी इन्फेक्शन विटामिन कौन सा है? एंटी इन्फेक्शन विटामिन है आपके विटामिन ए। कौन है? विटामिन ए। इसलिए माँ के दूध में विटामिन ए की मात्रा ज़्यादा होती है। क्योंकि माँ के दूध में विटामिन ए की मात्रा इसलिए ज़्यादा होती है, ये बच्चे को इन्फेक्शन से बचाता है, बच्चे को इन्फेक्शन होने से बचाता है, इसलिए इसको हम एंटी इन्फेक्शन विटामिन बोलते हैं। आपको कोई भी ऐसी बीमारी होती है जिसमें आपको इन्फेक्शन वगैरह होते हैं, डॉक्टर आपको फ्रूट्स वगैरह लेने के लिए बोलते हैं ताकि विटामिन ए आपकी बॉडी में जाए और आपके उस इन्फेक्शन को ये खत्म करे। नेक्स्ट बताइए, विटामिन शब्द किस वैज्ञानिक ने दिया? विटामिन शब्द किस वैज्ञानिक की देन है? मेंडलीव, कैसिमिर फंग, न्यूटन, वॉटसन। कैसिमिर फंग ने आपके विटामिन शब्द दिया 1912 में। कब दिया? 1912 में। क्लियर है भाई? मेरी बुक में 1912 दिया है, पता नहीं मुझे 1911 कहाँ दिया है, थोड़ा बहुत तो ऊपर नीचे चलता ही है। एंटी कैंसर विटामिन किसे बोलते हैं बताइए? जो कैंसर नहीं होने देता आपकी बॉडी में। आपने एप्पल को लेके कहावत सुनी है, रोज एक एप्पल खाइए और डॉक्टर से दूर रहिए, है ना। तो एप्पल में आपके क्या पाया जाता है? विटामिन ए बहुत ज़्यादा पाया जाता है, वो रेड कलर का है, विटामिन ए बहुत ज़्यादा पाया जाता है उसमें, इसलिए एंटी कैंसर विटामिन भी विटामिन ए है, कैंसर नहीं होने देता। जो लोग सेब खाते हैं बहुत, या बहुत का मतलब ये नहीं कि आप अब सुबह से लेकर शाम तक सेब ही सेब खा रहे हैं, एक सेब डेली खाते हैं, उनकी गाल देखिएगा एकदम रेड रेड रहते हैं, बहुत हेल्दी रहते हैं वो लोग। अब ये भाई मैं नहीं कहने का मतलब है कि हेल्दी रहने के लिए सुबह तो एक सेब खा लिया लेकिन शाम में पिज्जा बर्गर बढ़िया चल रहा है, ये भी गलत है। सेब का मतलब ये है आप हेल्दी डाइट ले रहे हो, आप फ्रूट्स को अपनी डाइट में ऐड कर रहे हो, साथ साथ आप लो फैट डाइट ले रहे हो, बहुत ज़्यादा फैट नहीं ले रहे हो, बहुत ज़्यादा चिकनाई नहीं खा रहे हो, ज़्यादा ज़्यादा आप ये मतलब हेल्दी फूड ले रहे हो, ठीक है। ऐसा फूड नहीं ले रहे हो जो आपकी बॉडी का खराब कर दे, तो वो लोग आपको अच्छे लगेंगे, देखने में रेड रेड लगेंगे, ये मतलब है। तो एंटी कैंसर विटामिन भी आपके विटामिन ए है। अब केवल एक ही नहीं होता है लेकिन स्पेशली विटामिन ए होता है। जैसे एंटीऑक्सीडेंट आपके ए भी है, सी भी है, ई भी है, तो क्या केवल एक ही है? ठीक है, तो एंटी कैंसर विटामिन स्पेशली आपके ए को बोला जाता है। एंटी रिकेटिक विटामिन बताइए। एंटी रिकेटिक विटामिन, इसको एंटी ज़ेरेप्थैल्मिक विटामिन भी बोलते हैं आपके विटामिन ए को। क्या बोलते हैं? एंटी ज़ेरेप्थैल्मिक। ज़ेरेप्थैल्मिया इसकी कमी से होता है ना, तो एंटी ज़ेरेप्थैल्मिक विटामिन भी बोलते हैं आपके। किसको? विटामिन ए को, क्योंकि ज़ेरेप्थैल्मिया होने नहीं देता अगर आप विटामिन ए अच्छे से लेंगे। रोडोप्सिन के निर्माण में, रोडोप्सिन जो आपके आंख में रॉड लाइक शेप पाई जाती है, उसके निर्माण में विटामिन ए हेल्प करता है। एंटी रिकेटिक विटामिन है आपके विटामिन डी। कौन है? विटामिन डी। नेक्स्ट बताइए, चिलोसिस किसकी कमी से होता है? चिलोसिस आपके लिप्स के किनारे फट जाना, ये किसकी कमी से हो जाते हैं? ये फट जाते हैं बिल्कुल, चिलोसिस। B2 जिसे आपके राइबोफ्लेविन बोलते हैं, इसकी कमी से एंटी फ्लेविनस कॉज होता है। ठीक है, क्या कॉज होता है आपके? विटामिन B2 की कमी से चिलोसिस तो होता ही है, इसके अलावा ग्लॉसिटिस भी देखने के लिए मिलता है आपको, एंगुलर डर्मेटाइटिस देखने के लिए मिलता है, एंगुलर स्टोमेटाइटिस देखने के लिए मिलता है। ठीक है, और ग्लॉसिटिस है आपके, कार्नियल वस्कुलराइजेशन है, और क्या है? चिलोसिस है। ऐसी सब बीमारियां देखने के लिए मिलती हैं। चिलोसिस जिसमें आपके होंठ फट जाते हैं, ठीक है, तो ये सब बीमारियां आपके विटामिन B2 की कमी से होती है। और अरिबोफ्लेविनोसिस नामक बीमारी इसकी कमी से होती है, विटामिन B2 की कमी से। ये सब आपको आपकी बुक में मिलेगा। आपके पास अगर फूड्स की बुक है तो उसमें सब कुछ दिया भी हुआ है, लेकिन आपको बस पता होना चाहिए, रिमेंबर होना चाहिए। वसा के टूटने को आप क्या बोलेंगे? फैट्स हैं बॉडी में टूट रहे हैं आपके लीवर में एनर्जी देने के लिए, तो बताइए इसे आप क्या बोलेंगे? लिपोबॉलिज्म, लिपिड्स, लिपोलाइसिस, लिपोजेनेसिस। वसा के टूटने की क्रिया क्या कहलाएगी? बॉडी में फैट्स एनर्जी के लिए टूट रहे हैं या वसा टूट रहे हैं बॉडी में, तो क्या कहलाएगी? लिपोलाइसिस। ये मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस है। मेटाबॉलिज्म मैंने आपको बताया, चयापचय 2 तरीके से होता है,
एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म मतलब आपके और कैटाबॉलिज्म, ठीक है, ये दोनों चीजें आपको पता होनी चाहिए। लिपोलाइसिस हो रहा है मतलब कोई चीज हमारे शरीर में टूट रही है, और वहीं पे लिपोजेनेसिस मतलब वसा का निर्माण हो रहा है, तो क्या हो रहा है, जेनेसिस हो रहा है। नेक्स्ट देखिए, इंटरनल कॉज ऑफ फूड टॉक्सिसिटी, भोजन के विषाक्त होने का आंतरिक कारक बताइए, क्या क्या है इसमें से, बताइए। बैक्टीरिया है, एयर है, वायरस है, प्लांट्स है। आंतरिक कारण पूछे हैं मैंने भोजन के विषाक्त होने के, फूड टॉक्सिसिटी के। भोजन आपके दो तरीके से विषाक्त होता है, आंतरिक कारणों से, बाह्य कारणों से, ठीक है। आंतरिक कारण हो सकते हैं कोई केमिकल रिएक्शन हो जाए, मान लीजिए आपने तांबे के उसमें बर्तन में दूध लेके रख दिया, ठीक है, तांबे के बर्तन में दही जमा दिया, ठीक है, तो क्या होगा, वो उस कॉपर उस धातु के साथ क्या कर लेगा, रिएक्ट कर जाएगा, केमिकली रिएक्ट कर जाएगा आपका फूड। इसके अलावा प्लांट्स एंड एनिमल्स आपके आंतरिक कारक में आते हैं, पढ़ाया था ना। जबकि बैक्टीरिया, एयर, वायरस ये सब आपको एक्सटर्नली आपके फूड को खराब करते हैं। कैसे खराब करते हैं, एक्सटर्नली। क्लियर है सबको। तो आंतरिक कारक में क्या जाएगा, आपके प्लांट्स। क्लियर। कैसे प्लांट्स, घर में लगे पौधे नहीं, मान लीजिए आप कोई हरी सब्जी लाए, है ना, पत्ता गोभी लाए, साग वगैरह लाए, और उनमें आपके क्या हैं, बैक्टीरियाज हैं, एयर्स हैं, और किसी भी तरीके से वो आपकी बॉडी में अंदर चले गए, चिपके हुए हैं जीवाणु वगैरह। चलिए, अल्फा थीटा नामक विष उत्पन्न करते हैं कौन से, बताइए इसमें से, बैक्टीरिया। स्टेफाइलोकोकाई ग्रुप के, क्लॉस्ट्रीडियम बोटुलिनम के, विब्रियो कॉलेरा या क्लॉस्ट्रीडियम वल्काई, कौन सा जो है इसमें से आपके अल्फा थीटा नामक विष पॉइजन उत्पन्न करता है आपकी बॉडी में एंटर करने के बाद, जल्दी बताइए, मैंने ये चीज आपको पढ़ाई है। कौन सा बैक्टीरिया आपकी बॉडी में, ये चारों बैक्टीरिया है सबसे पहली बात तो, और कौन सा बैक्टीरिया है जो ये विष उत्पन्न करता है, अल्फा थीटा क्लोस्ट्रीडियम वेल्काई, कौन करता है, क्लोस्ट्रीडियम वेल्काई, ठीक है। क्लोस्ट्रीडियम वेल्काई जो है आपकी बॉडी में अगर पहुंच जाता है तो ये अल्फा थीटा नामक जहर आपकी बॉडी में पैदा करता है, और ये मिलता किस में है, ये बासी भोजन में मिलता है, ठीक है। किस में मिलता है, बासी भोजन। अगर आप बासा खाना खाते हैं तो ये आपके बॉडी के अंदर एंटर कर जाएगा। बासा मतलब रखा हुआ खाना अगर आप खाते हैं तो आपके बॉडी में पहुंच जाएगा। नेक्स्ट बताइए, डिब्बाबंद खाद्य पदार्थों के खराब होने का कारण क्या है। जो डिब्बाबंद खाद्य पदार्थ होते हैं उनके खराब होने का कारण कौन है, तो वो है आपके क्लॉस्ट्रीडियम बोटुलिनम। कौन है, क्लॉस्ट्रीडियम बोटुलिनम। ये आपके डिब्बाबंद भोज्य पदार्थों को विषाक्त बनाता है, ठीक है। जो भी आपके कैंड फूड आते हैं, डिब्बे में बंद फूड आते हैं, उन्हें ये विषाक्त बनाता है। रेडिएशन प्रोसेस बताइए किसके लिए किया जाता है, फूड प्रिजर्वेशन में मैंने आपको बताया था रेडिएशन प्रोसेस, गामा रेस डाली जाती है फूड के ऊपर, गामा रेस, और ये फूड है, इस पर से वो जो बैक्टीरिया है वो खत्म किया जाता है। किसके लिए किया जाता है स्पेशली, मैंने ये भी बताया था, जल्दी बताइए, क्लॉस्ट्रीडियम बोटुलिनम के लिए, ठीक है। क्लॉस्ट्रीडियम बोटुलिनम के लिए आपके रेडिएशन प्रोसेस किया जाता है। रेडिएशन प्रोसेस में आपके कौन से रेस का यूज किया जाता है, गामा रेस का। नेक्स्ट बताइए, टेम्परेचर ऑफ चिल स्टोरेज, फूड को प्रिजर्व करने के लिए चिल स्टोरेज का टेम्परेचर क्या होना चाहिए। ये आपके ठंडी विधि से भोजन को संरक्षित करने की विधि है, ठीक है। ठंडी विधि से हम भोजन को एक तो घरेलू तरीके से करते थे, फिर हमने फ्रिज ले लिया, फ्रिज में करते थे। बड़े बड़े जो आपके इंडस्ट्री फैक्ट्रीज होती हैं जहाँ पे लार्ज नंबर में आपको फूड को प्रिजर्व करना होता है, तो कोल्ड स्टोरेज होते हैं और चिल स्टोरेज होते हैं। चिल स्टोरेज का टेम्परेचर बताइए बहुत तेजी के साथ सभी बच्चे, चिल स्टोरेज का टेम्परेचर कितना होना चाहिए, जिसमें आपके फल, सब्जी, अंडा, दूध, चीज, पनीर, इन सब चीजों को आप क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। 31 डिग्री से 45 डिग्री फ़ारेनहाइट, इसको सेल्सियस में कन्वर्ट कर लेना, ठीक है। सेल्सियस में आप लोग कन्वर्ट कर लेना। 31 डिग्री से 45 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर है चिल स्टोरेज का। वहीं कोल्ड स्टोरेज का भी बता दीजिए, कोल्ड स्टोरेज का बहुत क्वेश्चन आपके यहाँ पे क्लियर हो रहे हैं, बहुत। 0 से 30 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर होता है कोल्ड स्टोरेज का। ये कमर्शियल लेवल पे जब आप फूड को सेफ करके रखते हैं, जैसे आलू है और भी सब्जियां हैं, कमर्शियल लेवल पे मतलब व्यापारिक लेवल पे, ठीक है, तो कोल्ड स्टोरेज और चिल स्टोरेज का यूज आप करते हैं। नेक्स्ट बताइए तेजी के साथ, HTST मेथड क्या है, किसके लिए यूज होता है। HTST मेथड, हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम, जल्दी बताइए, और उसका टेम्परेचर बताइए।
HTST मेथड, हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम मेथड, ये पास्चराइजेशन का मेथड है। हाई टेम्परेचर मतलब 72 डिग्री सेल्सियस होगा टेम्परेचर, और शॉर्ट टाइम मतलब 15 सेकेंड के लिए आप जो है फूड को, वो दूध को रखते हैं, ठीक है। 72 डिग्री सेल्सियस, 71 मिलेगा, 71.7 में मिलेगा, उसको मिला जुला के 72 डिग्री सेल्सियस बोलते हैं। HTST मेथड मतलब हाई टेम्परेचर, टेम्परेचर हाई रहेगा। हमेशा ध्यान रखिएगा पास्चराइजेशन में टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस से कम होगा, मतलब 212 डिग्री फ़ारेनहाइट से कम होगा टेम्परेचर पास्चराइजेशन में। हमेशा ये बात या ध्यान रखिएगा, ठीक है। हमेशा ये बॉइलिंग टेम्परेचर है आपका 100 डिग्री सेल्सियस और 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक। तो HTST मेथड आपके पास्चराइजेशन से संबंधित है। पास्चराइजेशन जो दूध को प्रिजर्व करने के लिए किया जाता है। इसमें HT का मतलब है हाई टेम्परेचर, टेम्परेचर हाई रखेंगे। दूध को कितनी देर के लिए रखेंगे? केवल शॉर्ट टाइम, मतलब 15 सेकेंड के लिए, ठीक है। और एक टेम्परेचर होता है आपके LT, बताइए इसका, बताइए। इसमें उल्टा है, ठीक है। टेम्परेचर कैसा होगा? लो, और दूध को कितना रखेंगे? लॉन्ग टाइम के लिए। लॉन्ग टाइम मतलब केवल आधे घंटे, ठीक है, 30 मिनट्स के लिए। तो टेम्परेचर कितना रखेंगे यहाँ पर? 62 डिग्री सेल्सियस, 62 डिग्री सेल्सियस। दोनों में देखा आपने 100 डिग्री सेल्सियस से कम था। इसको लो टेम्परेचर लॉन्ग टाइम बोलते हैं, मतलब टेम्परेचर कम और दूध को लंबे समय के लिए रखा। लंबा मतलब बस आधा घंटा, आधे घंटे से ज्यादा नहीं। और अगर टेम्परेचर ज्यादा है तो दूध को कितनी देर के लिए रखेंगे? केवल 15 सेकेंड के लिए। उसको बोलते हैं HTST मेथड, ठीक है। और ये दोनों पास्चराइजेशन के मेथड है। क्लियर हो गया? आगे देखिए, एग्जैक्ट टेम्परेचर होता है LT का 62.8 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। एग्जैक्ट टेम्परेचर होता है, एग्जैक्ट LT में। नेक्स्ट बताइए, हाइपोग्यूसिया क्या है? बहुत तेजी के साथ हाइपोग्यूसिया, जो कि सबने गलत किया है कम्युनिटी टैब पर। बहुत कम बच्चों ने जिन्होंने मुझसे पढ़ा है, बस उन्होंने सही आंसर दिया है। हाइपोग्यूसिया आपके जिंक की कमी से होने वाली बीमारी है। इसमें क्या होता है? लॉस ऑफ टेस्ट है, ठीक है। आपको टेस्ट की क्षमता चली जाती है। आपको मुंह में जो है तीखा, खट्टा, मीठा, आपकी जीभ आपको टेस्ट कराती है। अगर जिंक की कमी होगी तो हाइपोग्यूसिया कॉज होगा और आपकी टेस्ट की जो क्षमता है वो खत्म हो जाएगी। नेक्स्ट देखिए, 40 नंबर आप आंसर कीजिए। हाइपोस्मिया क्या है? हाइपोस्मिया, हाइपोस्मिया, हाइपोस्मिया आपके लॉस ऑफ स्मेल है। लॉस ऑफ स्मेल, आपकी सूंघने की क्षमता कम हो जाती है। ये भी जिंक की कमी से होने वाली बीमारी है। सूंघने की क्षमता, नाक में कौन सी नर्व्स पाई जाती हैं जो कि सूंघने में हेल्प करती हैं? ऑल्फैक्टरी नर्व्स। सिप्पी किसके लिए है? सिप्पी पैप्टिक अल्सर के लिए। किसके लिए है? पैप्टिक अल्सर के लिए। इसमें कौन सी डाइट दी जाती है? सिप्पी डॉक्टर ने क्या बताया था? कौन सी डाइट देनी है? दूध, दूध और क्रीम से जो है अल्सर को सही किया जा सकता है। तो स्पेशली इसमें गाय का दूध बहुत इंपॉर्टेंट होता है पैप्टिक अल्सर में। नेक्स्ट बताइए, कैम्फना डाइट किसके लिए है? कैम्फना डाइट, कैम्फना डाइट आपके हाइपरटेंशन के लिए है। किसके लिए है? हाइपरटेंशन के लिए। और इसमें होता क्या है? इसमें चावल बताया है डॉक्टर ने, ठीक है। चावल से जो है वो हाइपरटेंशन को सही करने की कोशिश कर रहे हैं। राइस दिया जाता है कैम्फना डाइट में। नेक्स्ट बताइए, वुंड हीलिंग और मेंटेनेंस ऑफ बोन्स एंड टीथ। आपके घाव जल्दी से भर जाते हैं और आपकी हड्डियां और दांत स्वस्थ बने रहते हैं। किस विटामिन की वजह से? भाई विटामिन डी के साथ साथ विटामिन सी भी आपके हेल्प करता है। यहाँ देख लीजिएगा, वुंड हीलिंग, ठीक है। वुंड हीलिंग मतलब घाव भरने में, घाव भरने में सबसे ज्यादा सहायक होता है विटामिन सी। और ये आपके दांत, आपके जबड़े को भी स्वस्थ बनाता है, ठीक है। जबड़े को स्वस्थ बनाए रखने में हेल्प करता है ये। और इसके अलावा ये आपके बोन्स में भी हेल्थ बनाने में, हेल्दी बनाने में हेल्पफुल होता है। डी जितना नहीं होता है लेकिन थोड़ा बहुत होता है। क्लियर है? चलिए आगे देखिए, बस इतना ही है स्टूडेंट, ठीक है। आज इतना ही है और इसके बाद के हम वीडियो को नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। जो भी क्वेश्चन बचते हैं ऐसे ही इसी तरीके के क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जहां पर हम और क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। आज के लिए इतना ही है स्टूडेंट्स, और चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाय बाय स्टूडेंट्स, अपना ध्यान रखिएगा। कुछ इशूज़ की वजह से आज थोड़ा कम हो पा रहा है, आगे फिर हम बात करेंगे। ओके, देख कल मिलते हैं, अगर हो पाए तो मैं कल आपसे मिलूंगी। चलिए बाय बाय स्टूडेंट्स।